नमस्ते बच्चों। तो जैसे कि मैंने अपने समास का जो व्याकरण पाठ चल रहा था, तो वहाँ मैंने समास क्या होता है, समास कैसे बनता है और समास के उदाहरण बताए थे और मैंने उसके प्रकार को भी बताए थे। प्रकार बताने के बाद में मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 समासों को आपको सिखाया था। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको क्या करूँगी, अपने थर्ड समास की तरफ आपको लेके चलती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो 2 समास की जो मैंने टीच किया था, जो सिखाया था, वो आपको समझ में आ गया है। तो मैं आशा करूँगी कि मेरा अगला जो समास है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने थर्ड समास की तरफ चलती हूँ, वो है द्विगु समास। तो आई जस्ट राइट हियर थर्ड समास, दैट इज द्विगु समास। ये रहा मेरा द्विगु समास। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है, इसको जान लेते हैं। तो आई जस्ट राइट द डेफिनेशन हियर। सो यहाँ पे क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इस समास में आई जस्ट राइट डाउन हियर, इस समास में पहला पद संख्यावाचक। तो यहाँ पे देखिए, यू शुड बी वेरी केयरफुल हियर। तो इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि संख्यावाचक होता क्या है। संख्या मीन्स नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर हो सकता है। और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। विग्रह मीन्स व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। सो विग्रह करने पर विग्रह मीन्स व्हाट, वी आर डिवाइडिंग वन वर्ड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। विग्रह करने पर समूह मीन्स व्हाट, ग्रुप। समूह का बोध मतलब बताना, बोध मीन्स उसके बारे में बताना, बोध होता है। तो देखिए, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। उसे हम समास कहते हैं। नाउ दिस इज योर डेफिनेशन। अगेन यू अंडरस्टैंड, इस समास में पहला पद संख्यावाचक मीन्स नंबर्स। ओके, हिंदी के नंबर से 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। 100 तक नंबर से, 100 से भी ज़्यादा ही है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। विग्रह करने पर, व्हेन वी डिवाइड शब्द इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, तो विग्रह करने पर समूह मीन्स ग्रुप का बोध होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे ज़्यादा समझने की कोई भी बात नहीं है। इट्स द डेफिनेशन इज वेरी, आपको क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ संख्या को देखना है। क्या देखना है, सिर्फ संख्या मीन्स यू हैव टू सी द नंबर्स हियर। समझ में आया? आपको सिर्फ यहाँ पे संख्या को देखना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंस इज व्हाट, नंबर्स। जैसे कि यू टेक एज ए एग्जाम्पल हियर, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन, इस समास के अंदर कोई भी रूल्स और कुछ भी, यहाँ कारक भी नहीं है, वचन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये सिंपल है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपको आना चाहिए नंबर्स, आना चाहिए, संख्या को आना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आई टेक एज त्रिलोक। तो ये जो शब्द है वो क्या है, त्रिलोक। तो यहाँ पे क्या, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, त्रिलोक। तो त्रि मीन्स यू अंडरस्टैंड, 3 लोकों का समाहार। समाहार मीन्स समावेश, दो मिले हुए होना, है कि नहीं। तो वी कैन ऐड इट हियर, तीनों लोकों का समाहार। तो आई जस्ट ऐड तीनों लोकों का समाहार।
समाहार मीन्स तीनों लोगों को मिले हुए, तीनों लोगों का मिलना। तो त्रिलोक मीन्स तीनों लोगों का संहार। तो त्रिलोक, त्रिलोक पता है कि हमें ऊपर होता है त्रिलोक, तो पृथ्वी भी होती है और यहाँ पे स्वर्ग, नरक और एक और भी होता होगा साए पे। तो वहाँ पे त्रिलोक मीन्स तीनों लोगों का संहार। उसी तरह हम एक और वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे नवरात्र। नवरात्र मीन्स नवरात्रि का फेस्टिवल था। तो नवरात्रि का फेस्टिवल कितने दिनों के लिए होता है? दैट इज ओनली फॉर 9 डेज। 9 डेज तक देवी की पूजा होती है, फिर दशमी होती है और अलग अलग उसके अंदर कुछ कुछ और ऐड हो जाते हैं, पर नाम इज व्हाट? नवरात्र, है कि नहीं? सो जस्ट ऐड इट हियर, दैट इज नवरात्र। तो नवरात्र मीन्स यू नो द फेस्टिवल आई टोल्ड। तो ये 9 रात्रियों का समूह। तो ये है 9 रात्रियों, 9 रात्रियों का समूह। समूह मीन्स आई टोल्ड यू द ग्रुप, है कि नहीं? समूह मीन्स व्हाट? द ग्रुप हियर। तो नाउ you just see one difference you can find out here. यहाँ पे देखिए, this is a number here and this is also one number here. Definition itself speak that इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। The first word में जो first word है, it speaks about the words here, that numbers, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। समूह इज व्हाट? ग्रुप हियर। 9 मीन्स व्हाट? 9। 3 मीन्स हियर, दिस मीन्स 3 नंबर, दिस मीन्स 9 नंबर। तो द नंबर केम हियर नो, सो व्हाट वी कॉल इट इज एज द्विगु समास। यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको संख्या का ध्यान रखना है और समास का नाम को आपको लिखना है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Can we go for the next one? That is what the next one I'll write down here. So उसकी भी definition को जानना बहुत। तो this is called as third one. Then now I'll go for the fourth one. तो first one वाला कौन सा है? अव्ययी समास। तो second वाला कौन सा है? तत्पुरुष समास। और the third one is द्विगु समास and the fourth one is called द्वंद्व समास। देखिए, यहाँ पे वो आएगा और यहाँ पे भी वो आएगा, तो ये कहलाता है द्वंद्व समास। तो इस द्वंद्व समास के अंदर क्या क्या आता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस समास में क्या क्या डिफरेंस होता है कि नहीं। तो इस समास में दोनों पर अप्रधान, दोनों पद, तो इसमें क्या होते हैं? दोनों पद इस समास में। आई राइट द डेफिनेशन। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। ओके, तो दोनों बहुत एक शब्द में जो 2 पद होते हैं वो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, विग्रह करने पर बीच में अब ये एनी वर्ड विल टेक। तो when we do a विग्रह divide into 2 parts, तो बीच में और या क्या आना चाहिए? और एवं या आना चाहिए, या फिर और आना चाहिए, या फिर या आना चाहिए। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर और साइन फॉर दिस वन ईयर। ओके, तो विग्रह करने पर जस्ट राइट द नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पार्ट हियर। तो जस्ट सी व्हाट आई विल राइट डाउन हियर। विग्रह करने पर, विग्रह मीन्स व्हाट? We are dividing here. तो just write down here विग्रह समास। Now just listen here. तो यहाँ पे दोनों जैसे कि मैंने दिया, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब द्वंद्व समास में कोई भी वर्ड ले ले तो दोनों वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें विग्रह करने पर, एक शब्द को डिवाइड करने पर, बीच में मीन्स व्हाट? इन द मिडल। बीच में क्या आता है? एक तो और आता है, बीच में और एवं, और एवं या तो क्या आएगा? और आएगा, या फिर या आएगा। तो इन दोनों के बीच में और या आएगा तो का बोध होता है।
का बोध होता है। देखिए व्हाट आई रोट हियर, इस समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद फर्स्ट पद एंड सेकेंड पद बोथ आर इंपॉर्टेंट हियर। ओके, विग्रह करने पर व्हेन वी डिवाइड दैट वर्ड इन द बिटवीन, व्हाट यू शुड राइट बीच में मीन्स इन द मिडल यू शुड राइट और या और एवं या, अदरवाइज यू राइट और अदरवाइज यू राइट या। तो इन दोनों बीच में आने से व्हाट द विच समास इट इज अ द्वंद्व समास। तो कौन सा समास है ये है द्वंद्व समास। नाउ आई गो फॉर द एग्जाम्पल हियर। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा, तो बीच में कुछ आएगा तो एक ग्रामर का पॉइंट आना कि नहीं, है कि नहीं, तो और आया है तो उस और को हम क्या कह सकते हैं, तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। तो अगेन द मेन पॉइंट व्हाट आई राइट हियर, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह आपको पता है कि नहीं, दिस इज योर योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह और या का बोध होता है, तो योजक चिन्ह और या का बोध होता है, या फिर देखिए योजक चिन्ह या ये या का बोध होता है। तो ये जब ये दोनों आ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी पता करने के लिए कि ये कौन सा समास है। तो ऐसा वर्ड आपको लिखना है जहाँ पे योजक चिन्ह भी हो, क्वेश्चन के अंदर योजक चिन्ह होना चाहिए और आंसर के अंदर आपको क्या चाहिए, या तो आप और लिखोगे या फिर आप या लिखोगे। आंसर में आपको ये वर्ड लिखना है या फिर ये वर्ड लिखना है। क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड रहेगा, ये आपके क्वेश्चन के अंदर रहेगा और ये वर्ड आपके आंसर के अंदर रहेगा, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बोथ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आई जस्ट राइट द एग्जाम्पल हियर, जैसे द फर्स्ट वन पुण्य। नाउ व्हाट इट इज, टेल मी, दिस इज अ योजक। मैंने बताया ये क्वेश्चन में रहेगा, पुण्य और पाप या फिर पाप और पुण्य। तो आई कैन राइट फर्स्ट पाप, तो ये बन गया पाप और पुण्य। तो मैंने जैसे कि क्वेश्चन में बता दिया है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, हरदम ये क्वेश्चन के अंदर योजक चिन्ह आएगा। जब हम आंसर लिखते हैं, जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो आंसर में क्या आएगा बच्चों, बताइए, मैंने क्या बताया था, आंसर में और आएगा या फिर या आएगा। आप आंख बंद करके और लगाइए या फिर या लगाइए। नाउ आई विल डू अ समास विग्रह। तो आप क्या लिख सकते हो, पुण्य और पाप, है कि नहीं, क्या लिख सकते हो, पुण्य और पाप, पुण्य मिलेगा या फिर पाप मिलेगा, है कि नहीं। तो दोनों वर्ड्स आर अटैच्ड हियर, उन दोनों के बीच में संबंध है। तो पुण्य और पाप, है कि, या फिर पाप और पुण्य। तो एज इट इज यू राइट पाप और पुण्य। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आंसर के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा। तो जब ये और आ गया है तो ये कौन सा समास है, ये है द्वंद्व समास। ठीक है, सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज योजक चिन्ह, दोनों के बीच में संबंध को बता रहा है। तो चिन्ह के बारे में मैंने ऑलरेडी टीच किया द लेसन नंबर 5 और 6 के अंदर, आई थिंक सो यहाँ पे इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। आई रोट ऑल्सो हियर, तो क्वेश्चन में हरदम योजक चिन्ह आएगा, आंसर में और या फिर या आपको लगाना है। तो आई जस्ट राइट द नेक्स्ट वन। तो व्हाट आई कैन राइट, सीताराम। ठीक है, आई रोट सीता योजक चिन्ह और राम। नाउ टेल मी व्हाट विल कम, और विल कम या फिर या विल कम, सीता या राम, व्हाट विल कम हियर, सीता या राम, या फिर यू कैन राइट सीता और राम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड वेदर य विल सूट वेदर र विल सूट। ओके, तो यू कैन राइट
सीता और राम, ठीक है। अगेन आई कैन ऐड ऊंच, योजक चिन्ह नीच, तो आई कैन ऐड इट हियर, ऊंच और नीच। तो ये देखिए ये क्या है, ये सब है द्विगु समास के सिंबल्स। तो क्वेश्चन के इटसेल्फ वहाँ पे मैंने समझा दिया था कि वहाँ पे द्विगु समास के अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। डोंट वरी, मैंने सिर्फ और के एग्जाम्पल बताए, आप यह भी ऐड कर सकते हो। डोंट वरी, डोंट से मैम यू रोट ओनली द, और यू कैन ऐड य ऑल्सो, ठीक है। पुण्य या पाप, इट वोंट एडजस्ट, करेक्ट ना, इट वोंट एडजस्ट। तो पाप और पुण्य, इट इज करेक्ट, द वर्ड इज करेक्ट। तो आपको ऐसे वर्ड्स लेना है जहाँ पे यह आप डाल सकें वहाँ पे, ठीक है। माता और पिता, माता या पिता ला, दैट इज रॉन्ग, सो यू शुड ऐड माता और पिता हियर। नाउ वी हैव कवर्ड विच वन, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज द्वंद्व समास। तो पहले मैं द्विगु समास समझाया था, मैंने फोर्थ वन को भी कवर कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी फिफ्थ समास की तरफ चलूँगी। तो पहला कौन सा है, अव्ययी भाव समास। तो सेकंड वाला कौन सा है, तत्पुरुष समास, और थर्ड वन द्विगु समास, और फोर्थ वन द्वंद्व समास। तो चारों तो हो गए। तो अब हमारे पांचवें समास की तरफ हम चलते हैं। तो पांचवें समास का नाम है, बताइए बच्चों कौन सा है, दैट इज कर्मधारय समास। तो नेम इटसेल्फ विल टेल दैट देयर आर सो मच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर इन दैट, है कि नहीं, बहुत सारे रूल्स हैं। कर्मधारय समास है कि नहीं, तो क्या है, कर्मधारय समास। तो आई जस्ट रब दिस साइड ऑफ समास एंड आई टेल यू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ समास, दैट इज कर्मधारय समास। तो आपको अभी 5 समास, 4 के बारे में सीख लिया है और 2 के बारे में अभी आपको मैं सिखाने वाली हूँ। और उसके बाद में मैं क्या करूँगी, आपको टेक्स्ट बुक के कार्य को करने के लिए बोलूँगी। तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा फिफ्थ समास है। तो आई जस्ट राइट डाउन हियर फिफ्थ, दैट इज कर्मधारय, कर्मधारय समास। कौन सा है बच्चों, ये है कर्मधारय समास। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी समास। तो थोड़े इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। पहला पद भी इम्पॉर्टेंट है और सेकंड पद भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। तो इसमें समस्त पद इसमें समस्त पद समान रूप से, देखिए इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, समान रूप से प्रधान होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो समस्त पद प्रधान होता है। तो आई रोट हियर। तो इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। तो इस जो कर्मधारय के समास में इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आई व्हाट राइट, इसके लिंग वचन, इसके लिंग वचन समान होते हैं। वचन भी समान मीन्स इक्वल, समान होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया कि ये कैसे होते हैं, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। तो अब देखना है कि इसके अंदर क्या है। इस समास में पहला पद विशेषण, तो यहाँ पे देखिए वन मोर डिफरेंस इज देयर इन दैट, इस समास में पहला पद
विशेषण, है कि नहीं। तो इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और जो दूसरा पद विशेष्य, तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। तो देखिए जब इसका विग्रह करते हैं, द थर्ड पॉइंट, तो विग्रह करने पर कोई नया, विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो समास विग्रह करने पर कोई भी नया शब्द वहाँ पे नहीं बनता है, वो उस वर्ड के अंदर से ही हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। और स्टिल वन मोर रूल्स इज देयर, कर्मधारय के अंदर बहुत सारे रूल्स आते हैं, अगर आप उसे जान लेंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कर्मधारय समाज में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। तो देखिए कर्मधारय समास में वन मोर रूल इज देयर हियर, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु, यहाँ पे कर्मधारय समास में व्यक्ति, और देखिए व्यक्ति और क्या ले सकते हैं, आदि की विशेषता का बोध होता है। व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है, उसके बारे में बताते हैं, बोध होता है। तो देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इज देयर इन दिस कर्मधारय समास के अंदर। तो कर्मधारय समास क्या है, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं, इसमें जो लिंग आता है, वचन होता है, वो भी समान रूप से इक्वल होता है। इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य कहलाता है, और विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। व्हेन वी डिवाइड दैट वर्ड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, उससे कोई नया शब्द नहीं बनता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। तो वहाँ पे व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता है, व्यक्ति का भी हो सकता है या फिर वस्तु का भी वहाँ पे बोध होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल राइट डाउन हियर, I'll rub this one here. I'll tell you what are the example here so that you can identify and write down there, so that identification can be done very easily there. So I'll just write the example. After rubbing this, I'll just write the example of which samas, that is कर्मधारय समास. तो any example you can tell me? तो I can take as example, जैसे ये किस समास का एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। तो ये आई कैन राइट चंद्रमुख, आई कैन राइट एज चंद्रमुख, है कि नहीं। तो मैंने क्या लिखा है, चंद्रमुख। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो ये मुख क्या है, चंद्रमुख। यहाँ व्यक्ति भी है और यहाँ पे वस्तु भी है कि नहीं। चंद्र एक वस्तु भी है और एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यू कैन राइट, अब इसका विग्रह कीजिए, कोई नया शब्द नहीं बनता है इसके अंदर। आई टोल्ड यू यहाँ पे कि विग्रह करने पे कोई नया शब्द नहीं बनता है, इस शब्द में से ही निकालना है आपको। तो चंद्रमा के समान मुख वाला, तो चंद्रमा के समान मुख वाला। सो आई कैन ऐड इट हियर, चंद्रमा, चंद्रमा के समान, समान, चंद्रमा के समान मुख वाला कौन है, चंद्रमा है। आपको जस्ट इसको वर्ड को एलॉबरेट करना है, चंद्रमा के समान मुख वाला कौन, चंद्रमुख। तो उसी तरह हम दे सकते हैं एक और वर्ड,
ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल वो है दही वड़ा। देखिए दही वड़ा, तो आई रोट फर्स्ट एग्जाम्पल, आई राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज दही वड़ा। Okay, I wrote down like this, dahi vada. Don't put a yojak chin, you have to add it and write down here. तो ये I just wrote दही वड़ा। तो क्या दही में क्या पड़ा रहता है? आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते तो लोग दही वड़ा करके चिल्लाते रहते हैं। तो क्या दही अलग देते हैं, वड़ा अलग देते हैं? नो, दही के अंदर वड़ा मीन्स यू नो ना, इडली के साथ में खाया जाता है या फिर सेपरेट भी खाया जा सकता है। ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ದಹಿ ವಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವಡಾನೇ ಅಲ್ಲೇ. ತೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಹಿ ವಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಸರನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವಡಾನ ಅದರೊಳಗೆ ಎದ್ದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. तो दही में डूबा हुआ वड़ा, यू कैन राइट दही में डूबा वड़ा. तो यू कैन ऐड इट हियर. दही मीन्स व्हाट? दैट इज कर्ड हियर. तो यू कैन ऐड इट हियर. दही में मीन्स कर्ड के अंदर, दही में डूबा वड़ा ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಡ ಅಂದರೆ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಡ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಅದು ಬಹುತ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೈಸಿ ಇರ್ತೈತಿ. करेक्ट होगा ना? तो ये दही में डूबा वड़ा सबने खाया भी है, सबने टेस्ट भी किया है. तो अब एक और एग्जाम्पल मैं बता करके इस विधि को मैं एंड करने वाली हूँ. तो आई कैन टेक चरण कमल. तो जस्ट ಚರಣ್ ಕಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ್ ಅಂತ, ಚರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಲು. ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ? ಯಾರಿಗಿದೆಪ್ಪ? ಕಮಲ್ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಚರಣ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಈ ಕಮಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? तो कमल के समान चरण. तो आई कैन राइट इसके वाला हमको लेना. कमल के समान ಚರಣ್. ಚರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಲು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? चरण अंद्रे ಏನು? कालू. तो चरण कमल मीन्स कमल के समान चरण. तो कितना अच्छा है कि नहीं? तो बच्चों मैं अपने लास्ट समास को कवर नहीं कर पाई, पर डोंट वरी अबाउट दैट. I'll go for my next session. In that I'll tell you about the last one and the textbook exercise also. Okay, so let me end this session here. तो आज के इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे? होमवर्क के बारे में जान लेंगे. तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क लिख के दिखाऊंगी. यहाँ पे द होमवर्क पार्ट, फाइंड आउट 5 वर्ड्स ऑफ. आपको कौन कौन सा लेना है? यहाँ पे द्विगु समास, कर्म समास को लिखो. ईच वन मीन्स इसके 5 वर्ड्स और इसके 5 वर्ड्स को लिखना है, और इसका समास विग्रह आप कर लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे बच्चों को समास अच्छी तरह समझ में आ गया है. मैंने तो बहुत प्रयास किया है, मेरी आशा पूरी हो जाएगी. तो हम अपने नेक्स्ट समास को लेकर अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर मीट करेंगे. थैंक यू बच्चों, धन्यवाद.